हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम डेटाबेस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कंसेप्ट। इसमें हम जो डेटाबेस है, डेटाबेस को किस तरह से हम मैनेज करते हैं, ठीक है, डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसमें डेटा किस तरह से स्टोर होता है, ठीक है, उसमें आपको किस तरह से हम अपडेशन करेंगे, तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक इससे पहले एक कोटेशन देखते हैं। Inconsistency of your mind can damage your memory. Remove the inconsistency या inconsistent data and keep the original one. ठीक है, ये एक कोई कोटेशन है। ठीक है, तो कोटेशन है कि जो इनकन्सिस्टेंसी होती है वो क्या करता है, आपके माइंड जो जब भी आपके माइंड में होती है तो वो क्या करता है, आपके माइंड को डैमेज कर देता है। ठीक है, तो उसमें से हमको क्या करना, जो इनकन्सिस्टेंट डेटा होता है उसको क्या करना है, रिमूव करना है, और उसमें क्या करता है, ओरिजिनल रखना है। ठीक है, तो इस इनकन्सिस्टेंसी को हम हमारे जो डेटाबेस कंसेप्ट है उसमें किस तरह से उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेटाबेस देखते हैं। तो जो डेटाबेस है, ठीक है, डेटा के अंदर क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है इसमें हम क्या करेंगे कि जो पर्टिकुलर डेटा है, ठीक है, उसके बारे में हम उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, उसको किस तरह से उसमें कौन कौन सी मेथड यूज़ करते हैं जिससे कि हम क्या करें, पर्टिकुलर डेटा को क्या करें, स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। और हम क्या कहते हैं कि दो तरह के फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं। एक होता है हमारा अगर हम उसको बताएं, एक तो हो गया डिजिटल, ठीक है, डिजिटल फॉर्म हो गया, और दूसरा हो गया मैनुअल। मैनुअल मीन्स जो ओल्ड सिस्टम है, ठीक है, उस मैनुअल सिस्टम के अंदर उसको हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम मैनुअल की बात करते हैं। ओके, तो लर्निंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेटा, इसमें जो है हम जो पर्टिकुलर जो डेटा है उसके बारे में हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जो मेथड है स्टोर और मैनेज द डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसको मैनेज करेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि ए स्कूल दैट मेंटेन द डेटा अबाउट इट्स स्टूडेंट अलॉन्ग विद देयर अटेंडेंस रिकॉर्ड एंड गार्जियन डिटेल्स। ठीक है, कि जैसे मान लो कि कोई स्कूल है, उसके अंदर क्या है कि जो डेटा है, ठीक है, तो डेटा के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हो गई, स्टूडेंट की डिटेल हो गई, उसकी अटेंडेंस हो गई, ठीक है, अटेंडेंस का रिकॉर्ड हो गया, उसकी गार्जियन की डिटेल हो गई, फीस की डिटेल हो गई। ठीक है, तो और भी हो सकता है स्कूल के अंदर, और भी हम उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ये तो स्टूडेंट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो और उसमें दूसरा हो सकता है टीचर भी हो सकता है, उसके अदर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि अलग अलग जो है वो डेटा क्या हो जाएगा, इस तरह का जो डेटा होगा, ठीक है, तो उस तरह से हम क्या करते जाएंगे उसको, जो डेटा होगा, जैसे ये तो स्टूडेंट का डेटा हो गया, वो टीचर्स का डेटा हो जाएगा। फिर अगर उसका अगर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं जो स्टूडेंट डेटा होती है। स्टूडेंट डेटा में भी हम स्पेसिफिक जैसे ले लेते हैं, एक जो अटेंडेंस होती है, जैसे अटेंडेंस मार्क होती है, द क्लास टीचर marks daily attendance of the student in an attendance register. The class teacher, the teachers record P for the present or A for absent against the each student of roll number in each working days. ठीक है, तो जैसे क्लास टीचर क्या करता है कि डेली की अटेंडेंस लेता है, तो उसमें क्या करता है कि अगर सपोज स्टूडेंट क्या है, प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या करता है, पी कैरेक्टर पुट कर देता है ना, उसके जो भी रोल नंबर होगा, रोल नंबर के आगे पुटअप कर देगा, या नेम के आगे पुटअप कर देगा पी, दिस इज द प्रेजेंट। ओके, और अब्सेंट मार्क कर देता है, जहाँ पे ए मार्क कर देता है, जहाँ पे क्या होता है, वो अब्सेंट होता है। ठीक है, तो अब सपोज मान लो कि जो स्टूडेंट है एक क्लास के अंदर क्या हो गया, जो स्ट्रेंथ कितनी है, 50 की स्ट्रेंथ है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ जो वर्किंग डेज होते हैं वो 26। ठीक है, तो आपके जो 50 स्टूडेंट है उसके साथ में क्या होता है, 26 क्या हो गई डेज की, इसमें क्या आ जाएगी, अटेंडेंस आ जाएगी। तो जो उसका मैनुअल रिकॉर्ड होगा वो कितना होगा, 50 × 26 रिकॉर्ड मैनुअली क्या होगा कि हर मंथ का जो उसमें जो रिकॉर्ड वो क्या होते जाएगा, स्टोर होते जाएगा, अगर हम मैनुअली रजिस्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो एज द वॉल्यूम डेटा इंक्रीज, द मैनुअल डेटा एंट्री बिकम द टीडीएस। द फॉलोइंग आर सम लिमिटेशन ऑफ द मैनुअल रिकॉर्ड। अब जैसे मान लो कि ये तो जो अटेंडेंस थी आपकी, अगर एक क्लास की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एक मंथ की जो अटेंडेंस हो वो कितने हो गए, 50 × 26 हो गया। ठीक है, वैसे ही हम ले लेते हैं अगर 10th मंथ
आपका स्कूल क्या होता है, रनिंग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10th, जो इसका अटेंडेंस होगी 10 इंटू 50 इंटू 26, ठीक है। इतना रिकॉर्ड क्या होगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये मैनुअल डेटा हो रहा है, तो मैनुअल डेटा को क्या कर रहे हैं हम, उसको स्टोर करते जाते हैं। अब इसमें भी जो डेटा स्टोरिंग होती है उसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है मैनुअल डेटा की, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं क्या क्या चीज़ होती है। तो एंट्री ऑफ स्टूडेंट डिटेल्स, जिसमें हम रोल नंबर एंड नेम लेंगे, इन द न्यू अटेंडेंस रजिस्टर व्हेन द स्टूडेंट इज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अगर मान लो कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट की कोई डिटेल है, रोल नंबर नेम, ठीक है, तो वो एग्जिस्टिंग क्लास में है। तो जब बच्चा क्या होता है, स्टूडेंट प्रमोट होता है, तो उसको क्या करना होगा कि नया अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें फिर से हमको क्या करना होगा, रोल नंबर और नेम इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम एवरी मंथ में मतलब अगर एक मंथ से दूसरे मंथ में जाएंगे, तो दूसरे मंथ में भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको रोल नंबर और नेम इंटर करना पड़ेगा, ओके। देन राइटिंग स्टूडेंट डिटेल्स ऑफ ईच मंथ अटेंडेंस पेज, very inconsistency may be happen due to the incorrectly when written name and skip the student records, ठीक है। अब जैसे मान लो कि क्या हो रहा है कि हमने कोई रिकॉर्ड लिया, अटेंडेंस के अंदर अटेंडेंस रजिस्टर लिया, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो अलग अलग मंथ है, ठीक है, अलग अलग मंथ में क्या कर रहे हैं, अटेंडेंस को हम इंटर करते जा रहे हैं, ठीक है। उसमें साथ में हम क्या कर रहे हैं, नेम भी इंटर कर रहे हैं, नेम भी आप क्या कर रहे हो, पूरी की पूरी लिस्ट नाम टाइप कर रहे हैं कि 50 स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसमें ये हो सकता है कि अगर हम एक पेज से क्या कर रहे हैं, दूसरे पेज में कॉपी कर रहे हैं, मैनुअली इंटर हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो डेटा है, या फिर ये कि नाम की स्पेलिंग भी गड़बड़ हो सकती है, या फिर नेम किसी का भी क्या हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, ओके। लॉस ऑफ डेटा इन केस ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर इज लॉस्ट और डैमेज, अगर सपोज अटेंडेंस रजिस्टर कभी गुम हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, पूरा का पूरा जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो उसमें हमने जो डेटा मैनुअल इंटर किया हुआ था वो एक पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर है। अगर रजिस्टर आपका डैमेज हो गया या क्या हो गया, गुम हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डेटा क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। erroneous calculation while the consolidating attendance record is manually, ठीक है। एक तरह से क्या होता है कि अगर मान लो कि हम क्या कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैनुअल अगर कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें जो पॉसिबिलिटी क्या है कि जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसमें एरर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा बनी रहेगी, किसमें, जब आप मैनुअली रिकॉर्ड को हम यूज करते हैं, ओके। अब उसके बाद क्या होता है कि आपका जो ऑफिस है, अब ये तो स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर की बात हो गई जिसको टीचर मेंटेन करा। अब इसमें ऑफिस स्टाफ इज आल्सो मैनुअली मेंटेन द स्टूडेंट डिटेल। अब ऑफिस स्टाफ भी क्या कर रहा है, ठीक है, अभी तो टीचर ने एक टीचर ने मेंटेन किया हुआ है, टीचर ने मेंटेन किया है, अब ऑफिस भी क्या कर रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, मेंटेन कर रहा है, रोल नंबर, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, विद रिस्पेक्टिव ऑफ गार्जियन डिटेल्स वाया द गार्जियन नेम, कॉन्टेक्ट नंबर्स एंड एड्रेस। दिस इज रिक्वायर्ड टू करस्पॉन्डेंस विद द गार्जियन रिगार्डिंग द स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट। अब ये जो ऑफिस है वो क्या कर रहा है कि रोल नंबर, नेम और ये सारी डिटेल क्या कर रहा है, उसमें रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है, साथ में स्टूडेंट का एड्रेस भी होगा, गार्जियन है, ठीक है, गार्जियन है, पेरेंट्स है, उसकी डिटेल है, उसके करस्पॉन्डिंग उसका एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो सारा का सारा उसमें क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। अब ये क्या हो रहा है कि अब दो जगह आपका डेटा स्टोर हो रहा है, टीचर के पास भी है और दूसरा ऑफिस के पास भी है। तो अब क्या हो रहा है कि फाइंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ह्यूज in volume of papers or deleting modification of entry is difficult task in the pen and paper based approach. To overcome the hustle faced is manual record keeping. It is the desirable to store the attendance record and student details on separate data files on the computerized system. अब क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि बहुत सारा डेटा उसमें इंटर कर दिया, ठीक है, तो मल्टीपल जो कॉपी है वो उसके साथ क्या हो गई, ओके। तो जो ऑफिस और स्टाफ टीचर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर सकता है, सिंपली कॉपी ऑफ द स्टूडेंट डिटेल्स टू द न्यू अटेंडेंस फाइल फ्रॉम द ओल्ड अटेंडेंस फाइल व्हेन द स्टूडेंट आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। अब ऑफिस और स्टाफ भी क्या कर रहा है कि जब कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसकी जो डिटेल है या अटेंडेंस की डिटेल है, उसमें क्या कर रहा है कि नया अटेंडेंस मेंटेन कर रहा है, जब क्या हो रहा है कि स्टूडेंट को जब नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर रहे हैं, ओके। फिर फाइंड एनी डेटा अबाउट द स्टूडेंट और गार्जियन। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम क्या करें, कोई डेटा है, डेटा को क्या करें कि को मैं फाइंड कर रहे हैं कि स्टूडेंट और उसके गार्जियन की जो भी डिटेल है उसको फाइंड कर रहे हैं। एड मोर डिटेल्स एग्जिस्टिंग डेटा वेन एवर ए न्यू स्टूडेंट ज्वाइन
द स्कूल। अगर मान लो कि सपोज कोई स्टूडेंट है, अगर वो क्या करता है कि स्कूल में ज्वाइन कर रहा है, तो उसके क्या हो रहा है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं, है ना। एंड मॉडिफाई स्टोर द डेटा लाइक डिटेल ऑफ द स्टूडेंट एंड गार्जियन वेन एवर द रिक्वायर्ड। जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो डेटा है उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट का डेटा हो या गार्जियन की डिटेल है, वो भी हम अपडेट कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कॉन्टेक्ट नंबर क्या होता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसको अपडेट कर देते हैं। ओके, रिमूव द डिलीशन डेटा वेन एवर द स्टूडेंट लीव्स द स्कूल। अब जो डेटा है उसमें अगर मान लो कोई टीसी हो जाता है, या ठीक है, या स्कूल बच्चा छोड़ देता है ना, स्टूडेंट छोड़ देता है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उसको टीसी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की क्या है कि पूरी पूरी हमको जो प्रोसेस करना है। ठीक है, तो हम मैनुअल भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कंप्यूटराइज भी कर रहे हैं। तो कंप्यूटराइज में हम क्या करेंगे कि सपोज अगर हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मेंटेन किया हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर मेंटेन किया है, या कोई पर्टिकुलर उसमें कोई उसमें डेटाबेस मेंटेन किया है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि पूरा का पूरा डेटा क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि अगर सपोज मान लो कि कोई स्टूडेंट इंटर हो गया, तो हम क्या कर देंगे कि जो भी डेटा स्टूडेंट एड हुआ है उसके अंदर, तो हम उसका डेटा क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है या जो सिस्टम है उसके अंदर इंटर कर देंगे। और सपोज कोई टीसी हो जाता है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, टीसी के केस में उसको डेटा को यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये अगर कंप्यूटराइज है तो उसको क्या होता है कि इजी वे में हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैनुअल अगर हमने डेटा एंटर किया हुआ है, तो मैनुअल डेटा में क्या करना होगा आपको, मैनुअल डेटा के अंदर पहले तो टीचर्स में से डेटा डिलीट करेगा, जो भी उसका रिकॉर्ड है, अटेंडेंस रजिस्टर है, या जो भी उसके पास रिकॉर्ड है। देन उसके बाद उसका ऑफिस के पास ऑफिस भी क्या करेगा, जो उसका अटेंडेंस रजिस्टर है या जो भी मैनुअल रजिस्टर है, उसमें से उसका रिकॉर्ड को क्या सर्च आउट करेगा, देन उसमें से उसका रिकॉर्ड डिलीट करेगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि जो प्रोसेस है, ठीक है, अगर हम मैनुअल डेटा एंट्री करते हैं तो उसमें जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, और जबकि हम अगर सपोज कंप्यूटराइज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमको बस डेटा सर्च आउट करना है, देन उसके बाद आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, और उसको जो डेटा है उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रोसेस होती है हमारे पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ में होती है। तो अब जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है? ए फाइल कैन बी इज अंडरस्टैंड एज ए कंटेनर टू स्टोर द डेटा इन कंप्यूटर। जो फाइल होती है, ठीक है, उसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं कि वो क्या है, एक तरह का कंटेनर है जिसमें क्या कर रहे हैं कि डेटा को स्टोर कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर सपोज कोई टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या होगा कि जो पर्टिकुलर डेटा है इसमें क्या हो जाएगा, सपोज नेम भी आ गया, ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ भी आ गया, एड्रेस भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि डेटा को हम क्या करते जाते हैं, इसमें स्टोर करते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक कंटेनर हो गया। ओके, एंड फाइल कैन बी स्टोर ऑन द स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। अब ये जो फाइल है उसको क्या कर सकते हैं हम, स्टोरेज डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर होता है उसमें स्टोर कर सकते हैं, है ना, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। द कंसेप्ट ऑफ द फाइल कैन बी टेक्स्ट, computer program code, comma, separated value, this is the CSV, etc, likewise picture, audio, video and web page are also a file। ठीक है, अब इसमें जो फाइल है, ठीक है, जो फाइल क्या क्या कंटेन कर सकती है, उसमें हो सकता है टेक्स्ट भी हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्राम का कोड भी हो सकता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू भी हो सकती है जिसको CSV हम बोलते हैं। ठीक है, पिक्चर्स भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियोस भी हो सकता है, और वेब पेज भी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या है, फाइल्स है। ठीक है, फाइल इसको कंटेन करके रखता है। ओके, द फाइल स्टोर ऑन द कंप्यूटर कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली एंड सर्च्ड फॉर द डिजायर्ड डेटा। अब जो फाइल है, फाइल को हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, या उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हम क्या कर सकते हैं, उसको सर्च भी कर सकते हैं। जब भी इस डेटा की रिक्वायरमेंट होगी देन हम उस फाइल को ओपन करेंगे और उसमें से डेटा को क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। बट टू एक्सेस द डेटा ऑफ ए फाइल थ्रू द सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये जो भी फाइल है उसको हम किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, जो भी पर्टिकुलर डेटा है, सॉरी, जो भी सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, टू डिस्प्ले द मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट ऑन द स्कूल वेबसाइट, वन हैज टू राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द फाइल। अब क्या है कि अगर मान लो कि हमको क्या करना है, मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट को क्या करना है, डिस्प्ले करना है स्कूल की वेबसाइट पे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम से क्या करेंगे, उस डेटा को एक्सेस करेंगे या फैच कर लेंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हमारी जो स्कूल वेबसाइट है उस पर हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो हमारे पास
डेटा है तो उसका एक एग्जांपल हमने जो डेटा लिया वो टेबल फॉर्म में है, ठीक है। तो उसी को देखते हैं। द शो द कंटेंट्स ऑफ स्टूडेंट विच इज द 6 कॉलम एज डिटेल इज गिवन बिलो। ये 6 कॉलम है, इसमें हो गया एक रोल नंबर हो गया, देन एस नेम हो गया, दिस इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट, एस डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट, फिर उसके बाद जी नेम है, नेम ऑफ द गार्जियन है, एंड जी फोन है, ये हो गया फोन नंबर ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट गार्जियन, देन जी एड्रेस है, एड्रेस ऑफ द गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है कि 6 अलग अलग इसमें क्या लिए कॉलम लिए, इसको हम डेटा फील्ड्स भी बोलेंगे। इसको हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा इनपुट कर दिया, ठीक है, जो कि स्टूडेंट फाइल मेंटेन बाय द ऑफिस, ऑफिस स्टाफ जो है, ऑफिस स्टाफ जो उसको मेंटेन कर रहा है। तो सबसे पहले क्या हो गया, इसके अंदर रोल नंबर पुटअप कर दिया, रोल नंबर आ गया सिक्वेंशियली, देन उसके बाद उसका नेम हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, उसके बाद है डेटा, उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेम, उसके बाद गार्जियन नेम हो गया, देन उसके बाद गार्जियन फोन नंबर हो गया, गार्जियन का एड्रेस है। इस तरह से इसमें क्या है कि 6 डेटा फील्ड लिए, ठीक है, डेटा फील्ड है, इसको कॉलम भी बोलेंगे। और ये इसके अंदर क्या कर दिया कि जो पर्टिकुलर रो, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको जो हमने रो वाइज जो डेटा एंटर किया है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड्स हो जाएगा, रो भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम टपल भी बोलेंगे, वो आगे जो आगे आएगा आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या हुआ, टोटल हम लोगों ने 6 रिकॉर्ड इसमें इंटर कर दिए, ठीक है, 6 रिकॉर्ड इसके अंदर इंटर हो गए। अब उसके बाद हम दूसरी टेबल देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है, ठीक है, अटेंडेंस लिया है, अटेंडेंस के अंदर 4 कॉलम है इसमें। एक तो अटेंडेंस डेट हो गई, रोल नंबर हो गया, इसके बाद स्टूडेंट नेम हो गया, और अटेंडेंस स्टेटस हो गया। इस तरह से क्या हो गया इसमें, ये जो है 4 कॉलम है, अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, अटेंडेंस स्टेटस है, ठीक है। अब जैसे इसके सामने डेट है, डेट हो गया, ये डेट वाइज डेट है। उसके बाद यहाँ पे नेम आ गया, नेम, रोल नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, देन नेम हो गया। और अगर वो अटेंडेंस का जो स्टेटस है, अगर प्रेजेंट है तो पी हो जाएगा, ठीक है, एब्सेंट हो तो क्या हो जाएगा, ए मार्क हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, 2 टेबल को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। एक ऑफिस के लिए हो गया और दूसरा किसके लिए हो गया, टीचर्स के लिए हो गया। तो अब देखते हैं इसके लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ द फाइल सिस्टम, ठीक है। जो फाइल सिस्टम है उसके क्या लिमिटेशंस है। File system becomes difficult to handle when the number of file increases and the volume of data is also grow। अब जो फाइल सिस्टम होती है इसमें क्या होता है कि डिफिकल्ट हो जाता है जब हम क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ डेटा इसको स्टोर करते हैं, ठीक है, और जब उसका वॉल्यूम क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि इसको थोड़ा सा हैंडल करने में डिफिकल्टी होती है। तो कुछ इसके डिफिकल्टीज होती है, तो उसी के बारे में हम आगे देखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ द फाइल सिस्टम। जो फाइल सिस्टम होते हैं उसके कौन कौन से लिमिटेशन है। सबसे पहले होता है डिफिकल्टी इन एक्सेस, ठीक है। तो डिफिकल्टी मतलब जो एक्सेस करने के लिए जो डिफिकल्टी होती है उसको बोलेंगे डिफिकल्टी इन एक्सेस। फाइल्स देमसेल्फ डू नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिज्म टू रिट्रीव डेटा, ठीक है। अगर फाइल का जब हम यूज करते हैं तो जब ये कोई डेटा, कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड करता है कि हम उससे क्या करें कि डेटा को क्या करें, रिट्रीव कर पाए। डेटा मेंटेन इन द फाइल सिस्टम आर एक्सेस थ्रू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब जो भी डेटा मेंटेन किया हुआ है उसको हमको क्या करना होगा, उसको एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज करना होगा। जैसे मान लो कि आपने MS एक्सेल के अंदर डाला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, तो उसको आप क्या करना होगा, उसी एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या करोगे, उसको एक्सेस कर पाओगे, ओके। While writing such program, the developer may be not anticipate all the possible way in which data may be accessed। अब मान लो कि कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो जो डेवलपर है वो भी ये इस तरह से नहीं बता सकता कि आपको जो डेटा है, ठीक है, जो डेटा है कि उसमें कौन कौन से पॉसिबल वे हैं जिसमें कि हम उसको क्या करें, एक्सेस करें। So sometimes it is difficult to access the data to required format. One has the right application program to the access the data। अब मान लो कि अलग अलग एप्लीकेशन हमने यूज किया, जैसे मान लो कि MS एक्सेस यूज किया, ठीक है, MS एक्सेस यूज किया, फिर आपने एक्सेल यूज कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या क्या MySQL यूज कर लिया, ठीक है ना। ये इस तरह से हमने क्या क्या अलग अलग क्या एप्लीकेशन यूज की। तो अब इसमें क्या होगा कि जो आपको एक्सेस करने के मेथड है सबकी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। इसकी कुछ अलग कमांड होगी, एक्सेल की कुछ कमांड होगी, MySQL की कुछ अलग कमांड होगी, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस डेटा को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो कुछ इसमें क्या होगी, जो डिफिकल्टी होगी, किसको एक्सेस करने की डिफिकल्टी होगी। फिर दूसरी होती है डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मींस द सेम डेटा आर डुप्लीकेट इन द डिफरेंट प्लेस फाइल, ठीक है। मतलब मतलब कोई डेटा है,
ठीक है, उसका क्या होगा कि सेम डेटा है लेकिन उसके जो डुप्लीकेट्स ही है वो क्या है कि अलग अलग फाइल में अलग अलग डेटा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि जैसे जो कॉलम टेबल नंबर दिया 8.1, ठीक है, इसमें स्टूडेंट रोल नंबर 3 and 5, ठीक है, 3 and 5 का देखते हैं 8.1 के अंदर, ठीक है, इसमें स्टूडेंट है 3, ठीक है, ये होगा 3, 8.1 के अंदर 3 and 5, ये दो रिकॉर्ड है, ठीक है। अब इसको हम रिकॉर्ड को सर्च करते हैं, ये जो डेटा यहाँ पे एंटर है कौन सा 3, ये वाला है, ये डेटा एंटर है 3 and 5, ठीक है, रोल नंबर, ठीक है ना। तो ये जो डेटा इंटर इस रोल नंबर का उस टेबल में भी स्टोर है और इस टेबल के अंदर भी क्या है स्टोर है, ठीक है। तो दो अलग अलग डेटा क्या है इसमें स्टोर है। तो जब आपको अगर सपोज मॉडिफिकेशन करना होगा, अगर सपोज नेम के अंदर मॉडिफिकेशन करना होगा तो हमको क्या करना होगा कि दोनों फाइल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो दोनों फाइल दिए, ठीक है, अगर इसमें नेम में मॉडिफिकेशन करना होगा तो आप क्या करोगे कि इन दोनों फाइल में जाके क्या इसको भी चेंज करोगे और साथ में क्या करना होगा, इन दोनों को भी चेंज करना होगा, ठीक है। तभी हम क्या करेंगे उसकी जो डुप्लीकेसी है उसको रिमूव कर पाएंगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि एक टेबल में तो डेटा चेंज हो जाएगा लेकिन दूसरी टेबल में डेटा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, 3 and 5 हैव द सेम गार्जियन नेम, सम गार्जियन नेम इज मेंटेन ट्वाइस, ठीक है, कुछ गार्जियन का नेम दो बार इंटर किया है। बोथ these are example of the redundancy which is the difficult to avoid the file system redundancy lead to access the storage use and maybe is cause the data inconsistency also, ठीक है। तो जब भी हम डेटा यूज कर रहे हैं तो उसको क्या होगा कि अगर डबल जगह मेंटेन कर रहा है, ठीक है, तो उसको हमको क्या करना होगा कि दोनों जगह जाके क्या होगा कि मॉडिफिकेशन करना होगा, ओके। देन है डेटा इनकंसिस्टेंसी, data inconsistencies occur when the same data is maintained in the different place, do not match. If the student want to get the change the spelling of her name, it's need to change the student name column in both table, ठीक है। अब जैसे मान लो कि सपोज दो टेबल है उसमें मेंटेन किया हुआ है ना, दोनों जगह क्या है स्टूडेंट नेम मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, दोनों जगह अलग अलग मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो कि सपोज कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, अगर एक टेबल के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, अब दूसरी जगह भी जो डेटा है मान लो कि ये डेटा करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि उन दोनों को मैच करने के लिए क्या करना होगा कि उन दोनों टेबल का जो डेटा है उसको क्या करना पड़ेगा, मैच करना होगा, ठीक है, और उसकी स्पेलिंग को क्या क्या करना होगा, करेक्ट करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज अगर एक भी अगर डेटा आपका क्या हो गया, अगर वो डेटा क्या वो मैच नहीं होता, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स रह जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि वो डेटा क्या होगा उसको क्या डिफरेंट स्टूडेंट का डेटा बता देगा, ठीक है, तो वो मैच ही नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है ना। फिर होता है डेटा आइसोलेशन, बोथ द फाइल प्रेजेंटेड एट द टेबल स्टूडेंट एंड द अटेंडेंस आर रिलेटेड टू द स्टूडेंट बट देर इज नो लिंक ऑफ मैपिंग बिटवीन देम, ठीक है। द स्कूल विल हैव टू राइट अ सेपरेट प्रोग्राम टू एक्सेस दिस टू फाइल, this is because the data mapping is not support in the file system. In more complex system where the data files are generated by difficult person at the different times, files being created in isolation b is different format। अब जैसे मान लो कि जो डेटा है, ठीक है, अब दो टेबल हमारी मेंटेन की हुई है, ठीक है, टेबल जो एक टेबल थी हमारी कौन सी, स्टूडेंट डिटेल, और दूसरी अटेंडेंस, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं होगा, ठीक है, अगर ये लिंक नहीं है तो हम क्या करेंगे कि जो डेटा है, ठीक है, उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मान लो कि इस टेबल से डेटा एक्सेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये डिटेल भी क्या हो एक्सेस हो, ठीक है। अब इन दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई लिंक नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, उसको लिंक करना पड़ेगा या कुछ इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कोडिंग करनी होगी इसकी कि दोनों में क्या हो जाए, आपस में मैपिंग हो जाए, ठीक है। अगर कोई तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो डेटा आइसोलेशन है, मीन्स जो डेटा है उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, कि हम क्या करें एक एप्लीकेशन जो भी एक टेबल का डेटा फेच करें तो उसके थ्रू हम क्या करें दूसरी टेबल का भी डेटा आसानी से फेच कर पाए, ओके। फिर आता है डेटा डिपेंडेंसी, डेटा आर स्टोर इन स्पेसिफिक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर इन ए फाइल, if the structure or format itself is changed, all the existing application program accessing that file also need to be changed, otherwise the file may not be work, ठीक है। अब डेटा डिपेंडेंसी क्या होगी कि मान लो ये आपने डेटा स्टोर किया है, ठीक है, अगर मान लो कि इसी एग्जांपल में हम लेते हैं
कि इसमें भी डेटा स्टोर है, इसमें भी डेटा स्टोर है, दोनों टेबल के अंदर डेटा स्टोर है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे लिया था हमने नेम, ठीक है, नेम लिया था, एस नेम था। अब ये क्या था हमारे पास, इसको हमने डिफाइन किया था वेयर केयर, इसकी लेंथ स्पेसिफाई कर दी थी 20। ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर डिफाइन किया था या कैरेक्टर डिफाइन किया था, इसकी लेंथ कितनी 20 है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे भी डिफाइन किया, इस टेबल के अंदर भी हमने डिफाइन किया कि इसकी लेंथ कितनी होगी, 20 कैरेक्टर्स की होगी। ठीक है, फिर बाद में पता चला कि ऐसा कोई नेम आ गया जो क्या है 30 कैरेक्टर का है। तो उस केस में क्या किया, फिर हमको फिर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि इसके टेबल के कॉलम में जाके फिर हमने क्या कर दिया कि इस एस नेम को, जो एस नेम था, ठीक है, उसकी लेंथ को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, किसमें 25 कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस टेबल में कर रहे हैं तो हमको इस टेबल में भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज इधर तो चेंज हो जाएगा लेकिन इस वाली टेबल में नहीं होगा। ठीक है, तो जो डेटा है वो भी क्या हो गया कि इस पे डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि दोनों टेबल में जाके उसका डेटा को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, उसी फॉर्मेट के अंदर डेटा होना चाहिए, अदरवाइज उसको डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर कंट्रोल डेटा शेयरिंग, देर आर देयर कैन बी डिफरेंट category of user like teachers, office staff and parents. Ideally, not every user should be is able to access all the data. जैसे अगर मान लो कि क्या है कि अलग अलग कैटेगरी के अगर यूजर्स है, ठीक है, जिसमें टीचर्स भी हो सकता है, ऑफिस स्टाफ भी हो सकता है, पेरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सभी तरह का डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मान लो कि जो ऑफिस है, ऑफिस के पास परमिशन होगी कि वो सारा का सारा डेटा क्या कर सकता है, उसको उसको मॉडिफिकेशन कर सकता है। फिर टीचर्स के पास जाएंगे तो टीचर्स क्या कर सकता है, डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन डेटा को यूज करके उसमें अगर सपोज अटेंडेंस वगैरह ऐड करना है तो वो कर सकता है। और उसके बाद हम अगर पेरेंट को कोई डेटा देते हैं तो पेरेंट उस दोनों को, मतलब जो डेटा है उसको उसको ओनली वो विजुअल होगा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह के हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट भी पास करेंगे, तो उसको बोलेंगे कंट्रोल डेटा शेयरिंग। ओके, तो हम देख रहे थे फाइंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द, मतलब क्या होगा कि जो डेटा है, अगर किसी का इंफॉर्मेशन हमको फाइंड करना है, ठीक है, या उसमें क्या होगा कि अब हमारे पास क्या हो गया, बहुत सारा जो डेटा वो क्या हो ह्यूज, मतलब उसका जो बहुत बड़ा डेटा हो गया। ठीक है, साथ में अगर मान लो कि उसमें से किसी को हमको डिलीट डिलीट करना है या मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम क्या कर, जैसे जो डेटा मेंटेन किया हुआ है, एडमिशन स्टूडेंट का एडमिशन का जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, एडमिशन के लिए उसके सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसकी क्या हो रही है कि जो डेटा है, ठीक है, जब एडमिशन होता है तो पूरा का पूरा उसके डॉक्यूमेंट के साथ में क्या करते हैं, तो उस डेटा को क्या करते हैं, मेंटेन करते जाते हैं ऑफिस के अंदर। ओके, अब उसके अंदर मान लो कि सपोज कोई डेटा, कोई स्टूडेंट क्या हो गया, टीसी हो गया, उस केस में क्या होगा, टीसी होने के केस में क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसको अटेंडेंट रजिस्टर है, तो टीचर क्या करेंगे, जो अटेंडेंट रजिस्टर है उसमें से उसका नाम क्या करेंगे, स्ट्रक करेंगे या डिलीट करेंगे। ठीक है, फिर वो ऑफिस के पास जाएगा, ऑफिस क्या करेगा कि उनके पास जो भी रिकॉर्ड है, चाहे हम उसका एडमिशन नंबर है, एडमिशन नंबर या नेम से हम या जो भी क्लास है उससे फाइंड करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो जो मैनुअल डेटा क्या हुआ है पर्टिकुलर फाइल के अंदर स्टोर किया हुआ है, उसमें सर्च आउट करेंगे। ठीक है, सर्च आउट करने के बाद में क्या करेंगे, जो भी उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, मेंशन करेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की क्या हो गई, टीसी हो गई है। ठीक है, तो वो ये इतनी लंबी प्रोसेस होगी। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा मैनुअल डेटा के अंदर। ओके, तो एक तरह से एक ये क्या हो गया, एक टिपिकल टास्क भी हो गया। ठीक है, अगर इसको हम क्या करते हैं, अगर सपोज यही जो डेटा है इसको हम क्या करते हैं, कोई कंप्यूटराइज सिस्टम में स्टोर कर देते हैं, तो क्या हो जाता है कि अगर मान लो कोई सपोज स्टूडेंट को हम का रिकॉर्ड एक प्लेस पे हम क्या करते हैं, वहां से डिलीट करते हैं या उसको टीसी करते हैं, तो वो क्या करता है, पूरे पूरे डेटा को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ऑफिस स्टाफ है